गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नीट, एम्स, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ये ग्रुप है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर ये है 9452299225। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। और ये कोशिका का डायरेक्टर, निर्देशक, मास्टर ऑफ सेल, ठीक है, और कंट्रोलर यानी नियंत्रक ऑफ कोशिका या कोशिका का नियंत्रक भी इसको कहते हैं। केंद्रक को सर्वप्रथम अगर हम देखें तो मछलियों की आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, मछलियों की एरिथ्रोसाइट्स में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जो है इनको देखा था। और उसके बाद 1831 में इनकी खोज की केंद्रक की, वो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। ये जो है केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है कोशिका का, बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है। डायरेक्ट्स और कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, ये कोशिका की सभी क्रियाओं को क्रियान्वित करता है और उन पर नियंत्रण करता है, कोशिका की सभी क्रियाओं को, और आनुवांशिक सूचनाओं का भी वाहक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यही केंद्रक जो है पाया कहाँ जाता है। केंद्रक जो है वो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है सिवा मैमल्स की आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ हायर प्लांट्स। उच्च पादपों की परिपक्व सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब्स को छोड़ करके और मैमल्स यानी स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़ करके जो है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। अगर हम केंद्रक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में केंद्रक इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट या प्रिमिटिव होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर आदि का अभाव होता है, ठीक है, और ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। मॉर्फोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम देखते हैं कि जो है केंद्रक की संख्या के आधार पर, केंद्रक की नंबर्स के आधार पर कोशिकाएं, नंबर्स के आधार पर कोशिकाएं तीन तरह की होती हैं, मोनोन्यूक्लिएट सेल, बाईन्यूक्लिएट सेल और पॉलीन्यूक्लिएट सेल। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो मोनोन्यूक्लिएट सेल किन्हें कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएट सेल, मोनोन्यूक्लिएट सेल, न्यूक्लिएट सेल जो होती हैं उनमें केवल एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और अधिकांशतः जो प्लांट और एनिमल्स की कोशिकाएं होती हैं वो सभी मोनोन्यूक्लिएट होती हैं। अगर हम बाईन्यूक्लिएट की बात करते हैं तो बाईन्यूक्लिएट सेल में दो केंद्रक होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि जो है इसके सबसे बेस्ट उदाहरण हैं वो बाईन्यूक्लिएट सेल के। तो अगर हम देखें तो बाईन्यूक्लिएट कोशिकाओं का सबसे बढ़िया उदाहरण, बाईन्यूक्लिएट सेल का बढ़िया उदाहरण है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम
मीशियम। इसके अलावा जो बाइन्यूक्लिएट सेल होती हैं वो कार्टिलेज और लिवर की सेल होती हैं। किसकी सेल होती है? कार्टिलेज और लिवर की कोशिकाएं होती हैं, लिवर सेल, जिनको जो है ये कैसी होती है? बाइन्यूक्लिएट होती है। अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स की। पॉलीन्यूक्लिएट सेल की अगर हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लिएट की, तो पॉलीन्यूक्लिएट सेल वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, और ये एनिमल्स में अगर हम बात करें तो इनको जो है सिनसाइटियल या पॉलीन्यूक्लिएट सेल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लिएट की बात करते हैं तो एनिमल में इनको हम साइटियल सेल कहते हैं, और प्लांट के केस में देखें तो इनको सीनोसाइट कोशिकाएं बोलते हैं, सीनोसाइटिक सेल बोलते हैं। इसका अगर हम देखें पॉलीन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल या सिनसाइटियल सेल का एग्जाम्पल, तो ओस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये कैरियोसाइट्स होती हैं किसकी? बोन्स की। ठीक है, बोन्स की कोशिकाएं होती हैं और इनको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट के केस में तो बाउकेरिया की कोशिकाएं, बाउकेरिया की सेल, और राइजोपस और जो है एंडोस्पर्म और फाइकोमाइसिटीज के जो अन्य मेंबर्स हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो है किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलीन्यूक्लिएट सेल के। अगर हम इससे आगे देखते हैं, आगे बढ़ें तो हम देखते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के आकार की बात करते हैं तो केंद्रक का जो आकार है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, वो डिफर होता है सेल के अकॉर्डिंग। जैसी कोशिका होगी वैसा ही न्यूक्लियस जो है उसका शेप वेरी करता है। जैसे कि स्फीरॉइड, क्यूबॉइड और पॉलीहेड्रल जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक स्फीरॉइड होते हैं, उनके केंद्रक स्फीरॉइड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्फीरॉइड शेप के होते हैं उनके केंद्रक। लेकिन जो सिलेंड्रिकल, प्रिज्मेटिक और फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक एलिप्सॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? एलिप्सॉइड केंद्रक उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज को हिंदी में आमाप कहते हैं, आमाप। ठीक है, आमाप की बात कर लें तो आर हर्टविग ने एक फॉर्मूला दिया था जो कि साइज, जो केंद्रक के साइज को मतलब डिडक्शन को दर्शाता है। मतलब आर हर्टविग गिवन द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द डिडक्शन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, उसके लिए फार्मूला दिया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट द साइटोप्लाज्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइटोप्लाज्म के। और ये जो फार्मूला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या था कि एन पी इज इक्वल टू वी एन और वी सी माइनस वी एन, ये था। जहाँ पर एन पी जो था वो था न्यूक्लियो प्रोटीन इंडेक्स। क्या था? न्यूक्लियो प्रोटीन इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। और वी एन की अगर हम बात करें तो वी एन जो था वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और वी एन के बाद वी सी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, ये था। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ प्लॉइडी। द हैप्लॉइड सेल कंटेन स्मॉल साइज। अगर कोशिका हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल है तो उसका न्यूक्लियस स्मॉल होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? स्मॉल होगा। न्यूक्लियस जो होगा वो स्मॉल होगा। और अगर जो है डिप्लॉइड सेल है तो उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में जो केंद्रक है उसमें मोस्टली जो है मोस्टली जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर पोर के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और क्रोमेटिन के धागे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। तो हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। जैसे हम पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं, उसके बाद अपन इस पर चर्चा करते हैं। डायग्राम अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देखिए इसमें एक आउटर कवरिंग होती है। अगर हम केंद्रक को इस तरीके से बनाते हैं, केंद्रक को इस तरीके से बनाते हैं तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ये है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनर आउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मिलके न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रचना करते हैं। उसके अंदर जो भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या जो है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच बीच में कुछ जगहों पर छिद्र से पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जगह जगह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम कैरियोथिका भी कहते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ये जो है सेपरेट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट सेपरेटेड द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ठीक है, इसके अलावा ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है, मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बने होती हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक, कितना 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक मोटे होते हैं। इसके अलावा इनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस या सिस्टर्नी सेपरेट द यूनिट मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और ये स्पेस 100 से 150 100 to 150 एंगस्ट्रॉम का पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है दोनों मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन रफ होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं। राइबोसोम जो है राइबोफोरिन एक प्रोटीन होती है, राइबोफोरिन उसके माध्यम से जुड़े होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी इसी प्रोटीन के माध्यम से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है को सपोर्टिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय ए सपोर्टिंग मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन के साथ जो है फॉलो की जाती है, वो उसके साथ लगी होती है और जिसको हम फाइब्रस लेमिना कहते हैं। ठीक है, ये 300 एंगस्ट्रॉम मोटे होती है। कितनी मोटी होती है? 300 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। न्यूक्लियर पोर की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पोर जो है या न्यूक्लियर ओपनिंग कहते हैं इनको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन बाय द न्यूक्लियर पोर्स एट सेवरल प्लेसेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह पर टूटी हुई होती है और वो जगह न्यूक्लियर पोर्स कहलाती है। नो नंबर ऑफ पोर्स वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। कोशिकाओं में भिन्न भिन्न संख्या में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें oocytes होती हैं सी अर्चिन की, उसमें 40 से 80 न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं प्रति माइक्रोन स्क्वायर में। ठीक है, इसी तरह अगर मैमेलियन सेल की बात करें तो जो है 10% होते हैं टोटल सरफेस एरिया का, ये वाटसन ने बताया था। ठीक है, इसके अलावा शेप ऑफ पोर जो शेप होता है न्यूक्लियर पोर का वो ऑक्टागोनल होता है। मतलब उसमें 8 जो है मतलब किनारे होते हैं, ऑक्टागोनल होता है, हेक्सागोनल नहीं होता है, ऑक्टागोनल होता है, 8 किनारे होते हैं उसमें। और ये जो है 600 एंगस्ट्रॉम डायमीटर यानी 600 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। ठीक है, पोर्स आर एनक्लोज्ड बाय ए सर्कुलर स्ट्रक्चर। पोर एक सर्कुलर संरचना या गोलाकार संरचना से घिरे होते हैं जिसे एनुलाई कहते हैं। एनुलाई और पोर्स मिल करके पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एनुलाई और पोर मिल करके पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो एनुलाई है उसका आउटर डायमीटर 1200 एंगस्ट्रॉम होता है तथा आंतरिक डायमीटर 400 एंगस्ट्रॉम होता है एनुलाई का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से उत्पन्न होती है, डिराइव्ड होती है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पोर्स, ये क्या है, अलाउ फ्री आयन एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य में ये फ्री आयन एक्सचेंज यानी आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स आर पाथवे फॉर एक्सचेंज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो है रास्ता होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स या बड़े अणुओं को जाने आने के लिए, जैसे कि आरएनपी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके जाने आने के लिए। आरएनपी पार्टिकल्स का फॉर्म जो होता है आरएनपी पार्टिकल्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं, और गोल्ड पार्टिकल्स, इन सभी को आने जाने के लिए ये क्या होते हैं, पाथवे होते हैं, एक रास्ता होते हैं न्यूक्लियर पोर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, किसकी बात करते हैं, दूसरा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कैरियोलिम्फ, ठीक है, या न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच का खाली स्थान होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है, ग्रेनुलर यानी कणिकामय होता है, स्लाइटली एसिडोफिलिक होता है। ठीक है, और सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स ये सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए मोस्टली पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करें अगर हम, तो प्रोटीन्स में न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो दो तरह की होती हैं, एक तो बेसिक प्रोटीन्स और एक एसिडिक प्रोटीन्स, मतलब क्षारीय प्रोटीन और एसिडिक प्रोटीन यानी अम्लीय प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, बेसिक प्रोटीन में जो होती हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं और न्यूक्लियो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट, और फॉस्फोप्रोटीन एसिडोफिलिक होती हैं। क्या होती है, फॉस्फोप्रोटीन एसिडोफिलिक होती है। आगे अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, किसकी बात करते हैं, एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में कई तरह के होते हैं, जैसे डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज भी पाया। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स भी जो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स या लिपो कंटेंट पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं अगर हम, मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी फॉस्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा सोडियम और कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं केंद्रक में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटिन फाइबर। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर की बात करते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर में मोस्टली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें कई थ्रेड लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं जो कुंडलित होती हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग जो है क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, और ये बेसिक डाई से स्टेन हो जाती हैं जैसे फुटसिन। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर को ओनली इंटरफेज अवस्था होती है जो विभाजन की, उसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज स्फेरिकल एसिडोफिलिक डेंस ग्रेन्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में बड़ा गोलाकार और एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल या कण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने 1781 में फोंटाना ने की थी, और उसी ने जो है बोमैन ने न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलस नाम दिया था। ठीक है, ये जो है स्पर्म और मसल सेल्स में नहीं पाया जाता है। मसल सेल्स और स्पर्म कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस या केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, और इसकी संख्या जो है वो सेल केंद्रक बाई केंद्रक डिफरेंट होती है। जैसे कि ओनियन सेल के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएँ पाई जाती हैं। अगर हम एम्फीबिया के oocyte के केंद्रक में देखें तो 2000 केंद्रिकाएँ पाई जाती हैं। ह्यूमन सेल, मनुष्य की कोशिकाओं में देखें तो 5
जो है केंद्रक में 5 केंद्रिकाएँ पाई जाती हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 85% प्रोटीन्स होती हैं इसमें, 10% आरएनए होता है। चूँकि ये आरएनए की फैक्ट्री है तो आरएनए इसमें बनता है, इसलिए ज़्यादा, डीएनए 5% होता है लगभग। अब इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह के रीजन्स या 3 तरह का क्षेत्र होता है। फाइब्रिलर रीजन या धागेनुमा क्षेत्र, ग्रेनुलर कर्णकामा रीजन, एमोर्फस मैट्रिक्स। फाइब्रिलर रीजन जो होता है वो सेंट्रल, मतलब केंद्रिक ये भाग होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है इसमें डीएनए और प्रोटीन क्या पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का ये बना होता है। ग्रेनुलर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये पेरिफेरल, परिधीय भाग होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है। और ये जो है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कौन सा भाग, ग्रेनुलर रीजन जो है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसी तरह से एमोर्फस मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बसल पार्ट, मतलब निचला हिस्सा होता है, बसल पार्ट होता है। और ये जो है धागेनुमा, धागों का और जो है फाइबर्स और कणों का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं केंद्रिका को, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मुख्यतः राइबोसोम के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे कैरियोसोम्स। कैरियोसोम्स क्या कहते हैं, कुछ स्थानों पर हेट्रोक्रोमेटिन, कुछ स्थानों पर हेट्रोक्रोमेटिन क्या करते हैं कि स्थूलित घने कण बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये हेट्रोक्रोमेटिन कुछ स्थानों पर गुथ जाते हैं और एक घने कण बनाते हैं, जिन्हें क्रोमोसेंटर या कैरियोसोम कहते हैं। क्रोमोसेंटर या कैरियोसोम कहते हैं, क्रोमोसेंटर या कैरियोसोम कहते हैं। इनको फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी कहा जाता है, फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी कहा जाता है। कैरियोसोम को ही फॉल्स न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो कैरियोलॉजी क्या है, कैरियोलॉजी केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल का केंद्रक को क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ का स्टोर हाउस भी केंद्रक को कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक के कार्य देख लें तो केंद्रक के जो कार्य हैं, क्योंकि केंद्रक समाप्ति को और देखिए साथियों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखें, समझेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और कंपटीशन में ये क्वेश्चन 100% बनते हैं। इसको स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब संग्रह हाउस कहते हैं, मतलब इकट्ठा रहता है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो वो स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसमिशन करता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ये भी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है और कोशिका की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये केंद्रक का पूरा फंक्शन है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस के। और जो है लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।